हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ में। सो अगेन एक और रिवीजन क्लास के साथ मैं आपके सामने आ गई हूँ। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद। इससे DSSB के हर पेपर में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस टॉपिक। और इस टॉपिक के बारे में जितने भी स्टेटमेंट क्वेश्चन बनते हैं वही आएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इस टॉपिक पर, तो मैं आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पर भी करवाऊंगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि इस तरह के स्टेटमेंट्स को आपको करेक्ट करना है, इस तरह के आपको इनकरेक्ट या एलिमिनेट करना है, ओके। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि DSSB ने क्वेश्चन कैसे पूछे हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन भी किस तरह के आ रहे हैं, ओके। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बहुभाषावाद का मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बेसिकली बहुत सारी भाषाओं की, आपको सेंस तो यहाँ से आ गई होगी कि मल्टी है, दैट मीन्स कि दो या दो से ज्यादा भाषाओं की यहाँ पर बात हो रही है। दो भाषाओं की बात होती है तो बेसिकली उसको बाइलिंगुअल बोला जाता है, यानी कि द्विभाषिक बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे टर्म जो मल्टीलिंगुअलिज्म है वो ज्यादा पॉपुलर है। वो इसीलिए पॉपुलर है क्योंकि आजकल के जो क्लासेस हैं वो बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं। डाइवर्स का कहने का मतलब है कि अगर आप एक क्लासरूम में जाते हैं 40 बच्चों की में, ठीक है, 40 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप वहां पर देखेंगे कि हर बच्चा जो है अपनी अपनी लैंग्वेज, उनकी एक कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है, मतलब उनकी कुछ डिफरेंट लैंग्वेज हो सकती है। कोई बंगाली हो सकता है, कोई पंजाबी हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, तो मे बी वो उर्दू में बात करते हैं, पंजाबी में बात करते हैं, सिख जो होते हैं। साथ ही साथ कोई मान लो हो सकता है गुजरात से हो तो उसको अपनी लैंग्वेज आती हो, उत्तराखंड से हो तो उसको अपनी लैंग्वेज आती हो। बेसिकली जब आप KVS में जाते हैं तो यहाँ पर ज्यादा आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम जैसे मैं दिल्ली की गवर्नमेंट के स्कूल में हूँ तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ लोग बाहर से आकर बसे हुए हैं दिल्ली में, तो वो भी डिफरेंट वैरायटी के बच्चे हैं यहाँ पर, जो डिफरेंट उनकी जो लोकल लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती है। तो कहने का मतलब है जब एक कोई भी सोसाइटी या फिर कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई किसी क्लासरूम में जब एक से ज्यादा भाषा, मतलब दो या दो से ज्यादा भाषाओं का, आई मीन 3 या 3 से ज्यादा, दो तो आपकी बाइलिंगुअल हो जाएंगी, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा भाषाओं का जब यूज हो रहा हो तो वो मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होगा आपका या फिर मल्टीलिंगुअल सोसाइटी होगी। द एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू यूज 3 और मोर लैंग्वेज, ठीक है, ये मैं थोड़ा गलती से 2 बोल गई। 2 मीन्स वो ही आपको जो बोला था मैंने, बाइलिंगुअल होता है यानी कि द्विभाषिक होता है। लेकिन मल्टीलिंगुअल मतलब 3 से ज्यादा भाषा है, 3 बोलता हो या 3 से ज्यादा बोलता हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं बहुभाषावाद। either separately or in various levels at different language for different purposes in different competency levels based on their education। मतलब उनकी शिक्षा पर आधारित है कि वो कहाँ कहाँ पर किस सिचुएशन में डिफरेंट पर्पस यानी कि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग विभिन्न स्तरों में अलग अलग भाषाओं का यूज कर रहे हो, 3 या 3 से ज्यादा भाषाएं। अगर आपकी क्लास में एक बच्चा हिंदी, इंग्लिश और मान लीजिए जर्मन भी बोल रहा है ना, जर्मन क्लासेस भी होती हैं, स्पेनिश की भी आजकल स्कूल्स में क्लासेस होती हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, तो 3 लैंग्वेज बोल रहा है, दैट मीन द पर्टिकुलर चाइल्ड इज मल्टीलिंगुअल, है ना, वो मल्टीलिंगुअल है यानी कि वो 3 से ज्यादा भाषाएं बोल रहा है, 3 भाषाएं बोल रहा है, ओके। सो ये मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया बेसिकली। अब इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जब हम पहले यूज करते थे, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम भी, जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आई हूँ, सो हमारे स्कूल में क्या होता था, इंग्लिश सिखाने का एक प्रॉपर पैटर्न था कि भाई ठीक है, पहले अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, फिर वर्ड्स पर पहुंचते हैं, फिर सेंटेंस पर पहुंचते हैं, फिर जब अगर इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें तो वहां पर बेसिकली हमें टेंस सिखाए जाते थे, और उसके बाद आपको कुछ टर्म, कुछ सेंटेंस दिए जाते थे, आपको कन्वर्ट करना होता था आपको उस इंग्लिश में, ठीक है। अब हिंदी और इंग्लिश ये दोनों चीजें ही डोमिनेट रही हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर लीजिए या प्राइवेट की बात कर लीजिए। प्राइवेट में इंग्लिश डोमिनेट रहती है, मतलब वहाँ पे इवन मदर टंग लोकल लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट टू इंग्लिश और हिंदी ओनली, है ना, वो वाली क्लासेस की बात है। तो माना ये जाता था, ट्रेडिशनल अप्रोच जो है, ट्रेडिशनल यानी कि जो हमारी पारंपरिक शिक्षण की अप्रोच है, उसमें ये माना जाता है कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस मतलब एक रुकावट है बच्चों को दूसरी लैंग्वेज लर्न करने में, मल्टीलिंगुअलिज्म जो है बाधा डालता है, ये पहले माना जाता था। लेकिन अब जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है यानी कि प्रगतिवादी शिक्षा जो है, उसके अंदर ये माने जाने लगा है कि मल्टीलिंगुअलिज्म एक हिंड्रेंस ना होकर एक रिसोर्स है क्लासरूम के लिए, यानी कि एक संसाधन है और उसी तरह से हमें इसको यूज करना है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं इसको। अब देखो बहुभाषावाद के बारे में बहुत सारी चीजें। अब ये क्या है, ये स्टेटमेंट मैंने पर्टिकुलर प्रॉपर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट से लिए हैं, कहीं कहीं से PDF से, है ना, सब कंबाइन करके आपको दे रही हूँ क्योंकि हर चीज, हर पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऑफ ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीलिंगुअल कॉम्पिटेंस एंड कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म को पहले बहुत ही उस गलत नजर से देखा जाता था कि नहीं भाई, 2-2 3-3 भाषाएं अगर बच्चा बोलता है तो वो एक लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं हो पाता, इस तरह के ओपिनियंस थे। तो लेकिन ये स्टडीज में पाया गया है कि मल्टीलिंगुअलिज्म और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का या फिर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ही पॉजिटिव
रिलेशनशिप होता है। इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा बच्चा मल्टीलिंगुअल होगा उतनी ज्यादा उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज और इनहेंस होंगी। ये माना जाता है, ये आपने सुना भी हो शायद, कि अगर कोई बच्चा 2 या 2 से ज्यादा लैंग्वेज बोल रहा होता है तो उसका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है वो भी बेटर होता है दूसरे बच्चों से, है ना। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है वो भी ज्यादा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी ज्यादा अच्छी होती है। तो डायरेक्ट इनका लिंक है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। Multilingual classroom is simply a section of society and is a natural and normal phenomena in the interest of children। ठीक है, ये बहुत ही नेचुरल चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्लास आएगी तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते ना कि हर बच्चा एक ही लैंग्वेज बोलेगा। तो बहुत ही नेचुरल है और नॉर्मल है, तो इसको नॉर्मल ही समझा जाए, इसको कोई हवा ना बनाया जाए कि हाय ये तो इतने सारे डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहे हैं, कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो वाली चीज। कि ये सब कुछ जो है इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन में ही है, मतलब उनके हित में ही है, तो इससे कुछ खराब नहीं होता है। We must move from monolingual norms and practices towards better education and social change। हमें मोनोलिंगुअल नॉर्म्स और प्रैक्टिसेस से आगे बढ़ना होगा ताकि हम सामाजिक परिवर्तन ला सके। हमें एक ही लैंग्वेज को डोमिनेंस ना देते हुए हमें दूसरी लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस देनी होगी, और जितने भी बच्चे आते हैं क्लासरूम में उनकी लैंग्वेज को एज अ रिसोर्स हमें यूज करना है। ओके, आई थिंक दिस इज सेकेंड स्लाइड। अब मल्टीलिंगुअलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन लिंग्विस्टिक हेरिटेज, यानी कि बहुभाषावाद भारतीय भाषाई विरासत का एक अभिन्न अंग है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया हमेशा से ही एक डाइवर्सिटी रही है लैंग्वेज को लेकर। इवन जो फर्स्ट स्टेट था आंध्र प्रदेश, वो भी लैंग्वेज के बिहाफ पर बना था। तो लैंग्वेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रही है और मल्टीलिंगुअल रही है हमारी कंट्री की लैंग्वेज। Being multilingual is not a problem for India both at an individual and societal level। तो इसका मतलब है कि मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुभाषावाद जो है वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल की बात करें, व्यक्तिगत स्तर की बात करें या फिर सामाजिक स्तर की बात करें, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। इट इज इन फैक्ट अ रिसोर्स एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चरल रिचनेस। ये एक एक्सप्रेशन है हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का, साथ ही हमारे लिए एक संसाधन है ना। ये स्टेटमेंट्स हैं कुछ, इनको आप याद कर लें या समझ लें या सीख लें, क्योंकि ये सारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म। Multilinguality is a resource because people who know more than one language are not just proficient users of language but their views on society are also sensitive। ये माना जाता है कि मल्टीलिंगुअलिटी एक रिसोर्स क्यों है, क्योंकि जो लोग एक से ज्यादा या फिर 2 से या 3 से ज्यादा लैंग्वेज जानते हैं वो प्रोफिशिएंट यूजर्स तो होते ही हैं लैंग्वेज के, लेकिन साथ ही साथ वो समाज को लेकर संवेदनशील भी होते हैं, क्योंकि खुद वो अगर मान लीजिए 3 या 4 लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं तो वो थोड़े से टॉलरेंस होते हैं दूसरे लोगों के प्रति भी। The culture and attitude towards language has a prominent role to play in country being monolingual और multilingual। एक भाषाई या बहुभाषी होने वाले देश में भाषा के प्रति संस्कृति और दृष्टिकोण की बहुत ही प्रमुख भूमिका होती है, तो इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब देखो एनसीएफ क्या कहता है मल्टीलिंगुअलिज्म पर, ठीक है। एनसीएफ एक पोजीशन पेपर आता है टीचिंग ऑफ इंग्लिश का, टीचिंग ऑफ हिंदी का, ये सब है ना, वहां पर थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है, तो मैंने थोड़ा सा कंबाइन किया हुआ है। मल्टीलिंगुअलिज्म विच इज कॉन्स्टिट्यूटिव ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ ए चाइल्ड एंड अ टिपिकल फीचर। ये प्रॉपर एनसीएफ की लैंग्वेज है। कई बार क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आ जाते हैं, ओके, डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं कि एनसीएफ ने क्या क्या कहा है, तो ये एनसीएफ की लैंग्वेज मैं आपको करा रही हूँ। मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स, अगेन इस पर जोर दीजिए, रिसोर्स की तरह यूज करना है। क्लासरूम स्ट्रेटेजी एंड ए गोल बाय ए क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर। अगर एक लैंग्वेज टीचर है उसको क्रिएटिव होना है तो उसको एक रिसोर्स रखना है, इसको एक क्लासरूम स्ट्रेटेजी में शामिल करना है और इसको एक उद्देश्य रखना है बाय क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर, कि जो एक बच्चे की पहचान और भारतीय भाषाई परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता है को एक रचनात्मक भाषा शिक्षक द्वारा संसाधन समझा जाना चाहिए, कक्षा की रणनीति में उसको शामिल करना चाहिए और लक्ष्य के रूप में उसको उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, ये अब इसी पे 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अगर आपके सामने स्टेटमेंट आए कि ना इट शुड बी यूज्ड एज रिसोर्स, क्लासरूम स्ट्रेटेजी और गोल बाय क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर, तो 3 स्टेटमेंट यहीं से बन जाएंगे। This is not only the best use of a resource readily available but also a way of ensuring that every child feels secure। अब क्योंकि जब आप एक बच्चे की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो सिक्योर फील करता है ना, वो सेफ फील करता है, एक्सेप्टेड फील करता है कि हाँ मुझे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, एंड दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन अकाउंट ऑफ हिज हर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहने का मतलब है कि हमें बच्चे की लैंग्वेज क्यों यूज करनी चाहिए, क्योंकि वो सिक्योर फील करता है, उसे अपनापन फील होता है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो एक्सेप्टेड फील करता है कि मुझे भी क्लास में एक्सेप्ट किया जा रहा है, और उसको ये नहीं होता कि ये हाई फाई क्लास की लैंग्वेज है, ये लो, मतलब हो जाती है ना, थोड़ी सी बाइफर्केशन कर दी जाती है, अगर जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज्यादा हाई फाई क्लास है, ये तो ये सारी चीजें नहीं होती है, और कोई भी यहाँ पर पीछे नहीं रहता उसके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के आधार पर। तो एनसीएफ ये कहता है मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। वही एनसीएफ ने भी वही टर्म यूज की है, रिसोर्स है, एक संसाधन है, इसको हमें हिंड्रेंस यानी कि एक रुकावट या बाधा की तरह यूज नहीं करना है। अब हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज करना है, तो स्टूडेंट, अब इससे फायदा क्या होगा?
स्टूडेंट्स एंड द लैंग्वेज टीचर विल हैव इनॉर्मस एक्सपोजर टू मल्टीपल लैंग्वेज। पहला फायदा ये है कि इससे बहुत सारी लैंग्वेज की एक्सपोजर मिलेगा सारे बच्चों को भी और टीचर को भी, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टीचर भी मल्टीलिंगुअल होगा। हो सकता है टीचर सिर्फ हिंदी या इंग्लिश ही जानता हो, जो कि मोस्टली केसेस में होता है ना। तो वो जब ऐसे बच्चों से मिलेगा, मान लीजिए किसी पंजाबी बच्चे से मिल रहा है या फिर किसी और दूसरी लैंग्वेज के बच्चों से मिल रहा है, तो यहाँ पर टीचर को भी सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट, स्टूडेंट विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देयर होम लैंग्वेज इन द क्लासरूम। आपको बता दूं कि आज 21 फेब है और इंटरनेशनल मदर टंग डे है, तो मदर लैंग्वेज डे है। तो ये होम लैंग्वेज जो है, जो मदर लैंग्वेज होती है, इसके बच्चों को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट विल इंक्रीज, मेकिंग लर्निंग मोर एंगेज होगी, मीनिंगफुल होगी बच्चों के लिए। ओके, ये है कुछ पॉइंट्स। उसके बाद आई थिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड, यस, नेक्स्ट, students will gain confidence as they engage in group activities to observe, classify, categorize languages and formulate rules on their own. This will build their metacognitive and linguistic awareness. ठीक है, मेटाकॉग्निटिव का मतलब होता है संज्ञानात्मक, अधिसंज्ञानात्मक जो चीजें होती हैं उनको, मतलब अपनी थिंकिंग के बारे में सोचना। तो जब ऑब्जर्व करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, कैटेगराइज करेंगे लैंग्वेज को, अपने खुद के रूल्स बनाएंगे। ऐसा होता क्या है कि पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था कि आपने एक लाइन दे दी हिंदी की, उसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, एक लाइन दे दी आपने इंग्लिश की, उसको ट्रांसलेट करो हिंदी में। तो इस तरह के अप्रोच जो है, इसको आजकल की प्रोग्रेसिव एजुकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया है। और ये कहा जाता है, मान लीजिए आप बहुत सारे सेंटेंस लिख रहे हो, एक पंजाबी में लिख दिया, एक हिंदी में लिख दिया, एक इंग्लिश में लिख दिया, किसी और लैंग्वेज में लिख दिया, और फिर बच्चों को समझाएं कि आप खुद निकालो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, किस तरह का रूल है। तो बच्चे यहाँ से रूल जो है खुद डराइव करेंगे, तो अपनी मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे और उनके अंदर लिंग्विस्टिक अवेयरनेस भी आएगी। भाषा के प्रति जो जागरूकता है कि किस तरह से रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, वो समझ पाएंगे। The amount of data generated from within the classroom will far exceed language data given in any standard textbook. जो कक्षा के भीतर से उत्पन्न डेटा की मात्रा होती है, वो किसी भी टेक्स्ट बुक की मात्रा से बहुत दूर होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है ना। एक टेक्स्ट बुक में तो सिर्फ आपको एक ग्रामर के रूल्स और ये सब मिलेगा, लेकिन जब आप क्लासरूम की जो बच्चों की रिसोर्सेज है, मल्टीलिंगुअलिज्म है, उसको जब क्लासरूम में यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साथ बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, टीचर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों के रिस्पॉन्सेज लिख सकती हैं, वहां से रूल जनरेट उनको करवा सकती है। बेसिकली यू आर गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल चीजों पे, है ना। आप स्पेसिफिक चीजों को लेंगे, फिर आप जनरल रूल डिराइव करेंगे उनका। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। नेक्स्ट है यूज, इसमें अगेन वही चीज है, हेडलाइन, द डिस्टेंस बिटवीन द टीचर एंड हर स्टूडेंट्स विल नैरो एज द टीचर हरसेल्फ बिकम्स ए लर्नर एंड अ फैसिलिटेटर रेदर देन एन अथॉरिटेरियन फिगर इन द क्लासरूम। अगेन टीचर का रोल यहाँ पर फैसिलिटेटर का है। बच्चे टीचर से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे, और जब टीचर उनकी लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट करेगी तो बच्चे जो होंगे, द स्टूडेंट्स विल फील मोर कनेक्टेड विद द टीचर। ओके, नेक्स्ट है टीचर विल कॉन्स्टेंटली बिकम रिफ्लेक्टिव थ्रू दिस न्यू टीचिंग प्रैक्टिस। टीचर जो है रिफ्लेक्टिव हो जाएगी। रिफ्लेक्टिव का मतलब कुछ नहीं होता, चिंतनशील। बेसिकली आप हर चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। कि मान लीजिए मैंने इस चीज के बारे में, जैसे मैंने आज बच्चों को ये चीज सिखाई है, आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब रही, मुझे कौन कौन सी कमियों को ठीक करना है, इस तरह से। तो टीचर बहुत ही ज्यादा चिंतनशील भी यहाँ पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है द होल टीचिंग लर्निंग एंटरप्राइज विल रिवॉल्व अराउंड द फंक्शनल प्रोफिशिएंसी रेदर देन हैविंग ए लिमिटेड फोकस ऑन बिल्डिंग डिस्क्रीट एकेडमिक स्किल्स। तो सारी चीज जो होगी कार्यात्मक चीजों पर होगी निर्भर। देखो हम लोग क्या करते हैं ना, हम एक्यूरेसी और फ्लुएंसी पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, फ्लुएंसी भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। लेकिन हमें एक चीज समझनी चाहिए। पहली चीज तो एक्यूरेसी, जब आप फ्लुएंसी की बात करते हो तो आप एक्यूरेसी की बात नहीं करते हो, एक्यूरेसी की बात करते हो आप फ्लुएंसी की बात नहीं करते हो। तो इन दोनों चीजों को थोड़ा सा फोकस से हटाना है, और हमें ये देखना है कि हम जो है बच्चों को, जो फंक्शनल चीज है कि बच्चे कम्युनिकेट करना सीख पाए, बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस को अपने आप से समझ पाए, रेदर देन कि आप कहो नहीं रूल्स पढ़ो, एक्यूरेट होना है, ये होना है, वो होना है, उन सब के अलावा। ठीक है, A social change may come about as students discover that all languages are patterned and rule governed. अब देखो यहाँ पर सोशल चेंज क्या आ सकता है कि सारे बच्चों को समझ में आएगा कि पहली चीज यहाँ पर मैं अपना पॉइंट एक ऐड करूंगी कि यहाँ पर एक तो बच्चों को ये पता चलेगा कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो सुपीरियर नहीं होती है ना। जैसे इंग्लिश को हमने बिल्कुल सरताज पे उसको बैठा रखा है, तो कोई भी लैंग्वेज सुपीरियर नहीं है, हर लैंग्वेज की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बेसिकली लैंग्वेज का फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, जो हर एक लैंग्वेज में पूरा होता है। अगर कोई हरियाणा से है और वो हरियाणवी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो दे आर नॉट गवार, ओके, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती तो उनकी जो लैंग्वेज है वो लो लेवल की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली वो उनकी अपनी लैंग्वेज है जिसमें वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हर लैंग्वेज का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, वो सेम होता है। तो ये चीज समझ पाएंगे, उन्हें ये भी समझ में आएगा कि हर लैंग्वेज में कुछ पैटर्न्स होते हैं और वो सब में कोई ना कोई रूल होता है। देयर इज नथिंग सुपीरियर और इंफीरियर, प्योर और इम्प्योर एंड बैकवर्ड अबाउट एनी लैंग्वेज।
तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है जो मल्टीलिंगुअलिज्म से बच्चों के अंदर आती है। ओके, अब देख लेते हैं जरा क्वेश्चन, है ना। ये 2 क्वेश्चन मुझे मिले, मैं पुरानी स्लाइड्स में ढूंढ रही थी। तो पहला क्वेश्चन तो ये देख लीजिए कैसा क्वेश्चन आया हुआ है कि पॉजिटिव फीचर बताने मल्टीलिंगुअलिज्म के। पहला है, भारतीय समुदायों में कई भाषाओं की स्वीकृति को प्रोत्साहित करता है कि आप बहुत सारी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट करें। मल्टीलिंगुअलिज्म टेंड्स टू इन्फ्लुएंस ए पर्सन टुवर्ड्स ओनली हिंदी, ये सिर्फ हिंदी को प्रमोट करता है, गलत है। इट एनकरेजेस चिल्ड्रन टू अवॉइड वेरियस डिफरेंट रीजनल लैंग्वेज एंड फोकस ऑन इंग्लिश, ये भी गलत है क्योंकि ये सभी भाषाओं को इक्वल मानता है। तो ये दोनों गलत होंगे, तो ओनली फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो मल्टीलिंगुअलिज्म पे ज्यादा डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। हाँ, ये थोड़े से स्टेटमेंट आप पढ़ लोगे, ये वीडियो देख लोगे तो आप बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म प्रोमोट्स, ये क्या करता है, एक्सेप्टेंस ऑफ मेजॉरिटी लैंग्वेजेस एंड मिक्सचर ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस दैट कैन एनरिच ए लैंग्वेज, विभिन्न भाषाओं का मिश्रण जो किसी भाषा को समृद्ध बना सकता है। एक ही भाषा में अनुसंधान गतिविधि से बचना, कई भाषाओं को जबरदस्ती सीखना ताकि हम अलग अलग हो उनकी भाषा में बात, जबरदस्ती तो बात हो ही नहीं रही है ना। यहाँ पर बेसिकली बहुसंख्यक भाषाओं की स्वीकृति होती है, यानी एक्सेप्टेंस होता है मेजॉरिटी लैंग्वेज। सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गई, मेरे को यहाँ पे बहुत सारी भाषाओं की एक्सेप्टेंस की बात है, मेजॉरिटी लैंग्वेज सॉरी, यहाँ पर मेजॉरिटी का मतलब है जो बहुसंख्यक होते हैं। जैसे मान लीजिए हम हिंदू बहुसंख्यक हैं इंडिया में, तो हिंदू की जो लैंग्वेज होती है उसी को एक्सेप्ट करना, ये गलत हो जाएगा, है ना। थोड़ा फ्लो में जल्दी मेरे को वो हो गया, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज को मिक्सचर किया जाता है ताकि हम एक लैंग्वेज को, भाषा को समृद्ध बना सके, ठीक है, ये आएगा। अवॉइडेंस ऑफ रिसर्च एक्टिविटी, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में देखो, जैसे मुझे अभी एकदम से पढ़ते पढ़ते कंफ्यूजन हो गया था, आपको भी हो सकता है। यहाँ पे मेजॉरिटी लैंग्वेज का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग मेजॉरिटी में एक लैंग्वेज बोलते हैं उसको एक्सेप्ट करना, जो कि बिल्कुल यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर है कि विभिन्न भाषाओं का मिश्रण जो किसी भाषा को समृद्ध बना सकता है, तो ये बी आएगा यहाँ पे आंसर। ओके, आई होप क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये 2 क्वेश्चन थे जो पिछले पेपर्स के थे, जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अब मल्टीलिंगुअलिज्म से कोई भी क्वेश्चन आता है आपके सामने तो आप उसको छोड़ेंगे नहीं और उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और फटाफट अटेम्प्ट करेंगे। आई होप सो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।